हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो मेडिवल हिस्ट्री का आज हम करेंगे बहमनी किंगडम के बारे में। विजयनगर एम्पायर हमने पढ़ तो लिया था, डायनेस्टीज़ हमने सारी देख ली थी, पर आज जो हम फोकस करेंगे वो पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर। आपने देखा था कि बहुत सारे टेम्पल्स बने, बड़ी सारी बुक्स लिखी गई, एम्बेसीज बाहर से आया करती थी, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो इन इम्पॉर्टेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर। पहले वो देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद बहमनी किंगडम को कंपाइल कर देंगे एंड फाइनली जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, बाबर की जो एंट्री हो चुकी थी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो विजयनगर एम्पायर अगर आपको याद हो 1336 के अंदर बन गया था और इसी के कॉम्पिटिटर ऊपर की तरफ बने थे जिसको बोलते थे बहमनी किंगडम 1347 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब विजयनगर एम्पायर को कंप्लीट करना है, इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द बहमनी किंगडम। नाउ मंडलेश्वर सिस्टम आ जाता है। मंडलेश्वर सिस्टम का क्या मतलब था कि जितना बड़ा एम्पायर है उसको छोटे छोटे मंडल्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले क्या किया, एम्पायर को छोटे छोटे मंडल्स में डिवाइड किया, फिर उन मंडलों को छोटे छोटे नाडूज में डिवाइड कर दो, उन मंडलों को छोटे छोटे नाडूज में डिवाइड कर दो इस तरह से। और जब नाडूज बन गए तो नाडूज को भी छोटे छोटे स्थलों में कन्वर्ट कर दो। किसमें? छोटे छोटे स्थलों में कन्वर्ट कर दो। अब ये क्यों किया जा रहा था? ताकि गवर्नेंस अच्छे से हो सके। छोटे छोटे एरिया में एक एक हेड दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो मंडल का हेड बनाया गया वो बना दिया गया नायक। जैसे आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट में बैठे होते हैं डेप्यूटी कलेक्टर, एसटीएम, फिर उनके अंडर विलेजेस दिए होते हैं, ब्लॉक्स दिए होते हैं, इस तरह से काम डिवाइड होता है। वैसे ही यहाँ पे हुआ, एम्पायर का मंडलम को डिवाइड कर दिया इनटू नाडूज, नाडूज को डिवाइड कर दिया स्थल्स, एंड स्थल को फर्दर डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ग्राम्स में, यानी कि विलेजेस में। अब जो मंडल के हेड हुआ करते थे वो थे नायक, ठीक है, जिनको मंडलेश्वर भी बोला जाता था। और जो किंग्स थे उन्होंने नायक को लैंड ग्रांट्स दी थी। लैंड ग्रांट्स क्या हुआ करती थी कि गिफ्ट में दे दी जाती थी लैंड, और फिर अपने हिसाब से वो उस लैंड का यूज़ कर सकते थे। वो चाहे से एग्रीकल्चर में यूज़ करें, किसी और पर्पज से यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो नायक या फिर मंडलेश्वर को लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, और इस लैंड ग्रांट को बोला जाता था अमारा नायका। क्या बोलते थे उसको? अमारा नायका। टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अमारा नायका, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पावर दे दी गई लोकल अथॉरिटीज़ को और बोला गया मंडल अथॉरिटीज़। ठीक है, मंडलों को एक अथॉरिटी दे दी गई लोकल, तभी तो एम्पायर को इतना ज़्यादा डिवाइड किया मंडलों में। मंडलों को फर्दर और डिवाइड किया नाडूज में, और नाडूज को और डिवाइड कर दिया गया स्थलों में, और स्थलों को और डिवाइड कर दिया गया ग्राम्स में। इससे पहले टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे पूरे नोट्स की मैंने आपको पीडीएफ से ऐड कर रखी है। पीडीएफ वाले सेक्शन को ओपन करना और वहाँ से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, बट आई वुड सजेस्ट अपने नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनीवेज, नाउ लोकल अथॉरिटीज़ को पावर प्रोवाइड कर दी गई ताकि सेल्फ गवर्नमेंट इसको प्रोसीड किया जा सके, और क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत वीक चल रही थी तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है ये चीज़ें अलाउ करी गई। नाउ ऑफिशियल्स का क्या रोल हुआ करता था? जैसे कि अमारा नायका देखा हमने, लैंड ग्रांट्स जो दी गई थी नायक्स को। पॉलीगर और पलियागर्स ये कौन हुआ करते थे? तो दे वर द मिलिट्री चीफ्स। पॉलीगर और पलियागर्स, दीज वर द ऑफिशियल्स ऑफ मिलिट्री। आर्मी में बहुत ज़्यादा मॉडरेशन कर दी गई, जैसे कि घोड़े परचेज करे, अरेबिक घोड़े और इवन ईरानियन घोड़े परचेज़ करे। पर्शिया जो होता था वो आज का ईरान वाला एरिया है। ठीक है, तो हॉर्सेस परचेज़ कर लिए, एलिफेंट्स भी रखे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ वॉर। इधर हॉर्सेस लेके जाएंगे, एलिफेंट्स लेके जाएंगे। अब हमने देखा ना कि जो बाहर से अटैक्स हो रहे थे वो लोग हॉर्सेस लेके आ रहे थे, और इंडिया के अंदर एलिफेंट्स ही हुआ करते थे, हॉर्सेस थे ही नहीं। तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर वालों ने क्या किया, हॉर्सेस को परचेज़ किया, अरेबिक ब्रीड्स भी लेके आए, ईरानियन ब्रीड्स भी लेके आए, ताकि जो है कॉम्पिटिशन बराबर का हो। पोर्टुगीज़ की इन्होंने टेक्निक्स करी आर्मी के अंदर। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पोर्टुगीज़ के साथ अच्छे रिलेशन थे। कृष्णा देवराया एंड ऑल, जितने भी सदाशिवराय, सभी के रिलेशन कहीं ना कहीं आपको अच्छे मिलेंगे। और इन्होंने गन पाउडर यूज़ करना शुरू किया। अब बाबर जब जीता ऊपर दिल्ली वाले एरिया में, तो इब्राहिम लोदी के पास गन पाउडर की तो कमी रही, स्किल्स की तो कमी रही। तो विजयनगर एम्पायर जो कि नीचे बैठे हुए हैं सदर्न वाले पार्ट पे, उन्होंने क्या किया, गन पाउडर भी यूज़ करने शुरू कर दिए। और जब बहमनी के साथ देखा ना आपने, बहमनी कितना ज़्यादा अटैक किया करते थे विजयनगर एम्पायर की तरफ, क्योंकि रायचूर दोआब था इन दोनों के बीच में, और रायचूर दोआब काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, तो इस वजह से इनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी बार बार। ठीक है, तो गन पाउडर जो है इन्होंने यूज़ किया था अगेंस्ट बहमनी।
डन। और इन्होंने कैनन्स, तोपें भी यूज़ करनी शुरू कर दी। तो मतलब जैसे बाहर वाले लोग लेके आ रहे हैं ना जो जो स्किल्स, वो सारी इन्होंने अपनी अपलिफ्ट करने की ट्राई करी कि हमारे पास भी वो चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा शिप बिल्डिंग इन्होंने शुरू कर दी, अपनी शिप्स इन्होंने बनाने शुरू करे। और जो सोसाइटी थी वो काफ़ी प्रॉस्पेरस थी इन विजयनगर एम्पायर। कैसे पता चलता है, अब याद करो, कुछ एक हिस्टोरियंस आए थे जैसे कि अब्दुल रज़ाक आए थे, निकोलो कॉन्टेन इटालियन थे ना, डोमिंगो पैस, तो ये सब लिखते हैं अपनी बुक्स के अंदर कि ये जो सोसाइटी थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर। लोकल और फॉरेन ट्रेड खूब सारा किया विजयनगर एम्पायर वालों ने। एक खास बात तो ये थी कि एक तो ये कोस्टल एरियाज़ पे ही लाए कर रहे थे, और याद करो बीच में इन्होंने एक्सटेंशन कर दी थी टुवर्ड आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले एरियाज़ में। तो इस तरफ भी ये ट्रेड कर रहे हैं, इस तरफ भी ट्रेड कर रहे हैं, और लोकल जो ट्रेड है वो तो चल ही रहा है। तो ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। आर्किटेक्चर, राया गोपुरम्स बनवा दिए इन्होंने। राया गोपुरम्स क्या हुआ करते थे, बड़े बड़े गेट लगा दिए जाते हैं। आपने अगर साउथ इंडियन मूवीज़ देखी हो ना, तो उसमें आप क्या देखते हो, जैसे मंदिर में जब जाते हैं तो एक बड़ा सा गेट खुलता है, तो वो जो बड़ा सा गेट होता है उसी को गोपुरम बोलते हैं। तो राया गोपुरम बहुत ज़्यादा बनवाए विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। द्रविड़ स्टाइल का ये फीचर होता है गोपुरम्स का। और जो अपने नगर स्टाइल में होते हैं उसमें टेम्पल बड़ा होता है, गेट छोटे होते हैं। पर जो द्रविड़ स्टाइल मिलेगा आपको उसमें मे भी टेम्पल बड़ा हो सकता है, पर दरवाज़ा जो गेट होता है मेन एंट्रेंस पे वो बहुत बड़ा होता है। पहले तो एक ही एंट्रेंस पे लगाया जाता था, अब 4 डायरेक्शंस में भी लगाए हुए हैं गोपुरम्स, ठीक है, बड़े बड़े गेट। जो गेट होता था और टेम्पल होता था वो सदर्न पार्ट में, इवन नगर स्टाइल जो आप पढ़ते हो नॉर्थ वाले पार्ट में, वो रिप्रेजेंट करता था कि किसी राजा के पास कितनी वेल्थ है, वो कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो राया गोपुरम्स। उसके बाद हम्पी में आपको एक कैरियट मिलेगा, ये जो साइड में इमेज दिख रही है आपको, तो ये जो कैरियट है एट हम्पी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। और इवन अगर आप ₹50 को उठाओगे तो उसके नोट के ऊपर जो आपको मिलता है दैट इज़ अगेन ₹50 के नोट पे हम्पी का जो ये कैरियट है उसी को रिप्रेजेंट किया गया है। इससे पहले मैंने आपको ₹100 नोट का भी बताया था कुछ, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और आप MCQs भी अटैम्प्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये हम्पी की इंपॉर्टेंस है, इसको भी याद रखिएगा, ये विजयनगर एम्पायर पे ही फ्लरिश हुआ था। अब रिलीजन के बेसिस पे 4 क्लास बन गई, 4 क्लासेस बनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जैसे कि मेन देती मान लिए गए विरूपक्षा, विरूपक्षा को बोल दिया कि ये हमारे मेन देती हैं। उसके अलावा शैविज़्म, वैष्णविज़्म, सती प्रथाएं, देवदासी सिस्टम, ये सब चल रही थी। शैविज़्म आपको पता है शिव की भक्ति, वैष्णविज़्म विष्णु जी की भक्ति, सती सिस्टम ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि प्रेवलेंट तो थी उस टाइम पर, ये एक तरह से स्टिग्मा लग जाता है सोसाइटी के ऊपर। देवदासी सिस्टम, देवदासी सिस्टम का मतलब होता था डांस करती थी गर्ल्स एट एंट्रेंसेस ऑफ टेम्पल। कई बार उनको फिर डोनेट भी कर दिया जाता था टू जो प्रीस्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये देवदासी सिस्टम पहले तो अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया गया था, सिर्फ डांस होता था, मतलब भगवान के फ्रंट में एक तरह से उनको वर्शिप करने के लिए कर दिया जाता था। बट बाद में ये देवदासी सिस्टम एक्सप्लॉइट हो जाता है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो पूरी स्टोरी पढ़ेंगे देवदासी इसकी भी, ठीक है, कैसे कैसे देवदासी सिस्टम इमर्ज होता है, कैसे कैसे उसको सप्रेस किया जाता है, फिर दोबारा से ये पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट होता है, फिर कैसे ब्रिटिशर्स इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो 4 क्लासेस देखेंगे आप रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं 1347 में बहामनी किंगडम का सेटअप हो रहा था। 1336 का हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली कृष्णा देवा राय तक। उसके बाद जो किंग्स थे वो अच्छे एमिनेंट नहीं आए, तो इस वजह से विजयनगर एम्पायर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो विजयनगर एम्पायर कंप्लीट हो चुका है अपना। अब चलेंगे 1347, दोबारा से वापस चलो, क्योंकि हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक आए थे और उन्हीं के टाइम पीरियड में 1325 से लेके 1350 तक इन्होंने रूल किया। और नीचे की तरफ 2 ये तो दिल्ली में थे, पर इतने ज़्यादा एमिनेंट किंग नहीं थे क्योंकि उन्होंने 5 डिसीजन बहुत गलत लिए थे। तो इस वजह से क्या हुआ, जो सदर्न पार्ट था इंडिया का, वहाँ पे 2 किंगडम फ्लरिश हो रहे थे। वन वाज बहामनी एंड सेकंड वाज विजयनगर। विजयनगर के बारे में आपने पूरी डिटेल कर ली है। एंड 1347 पे आ जाते हैं, दैट इज़ अबाउट द बहामनी किंगडम। कैसे कैसे बहामनी किंगडम डेवलप हुआ वो सारी चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ तो क्लियर है अपने को कि यहाँ पे एक रायचूर दोआब था। जो रायचूर दोआब था उसको लेके बड़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी इनकी, ठीक है। रायचूर दोआब को लेके बहामनी और विजयनगर के एम्पायर के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब देखो कहीं ना इंडिया में यही दिक्कत रही कि अपने रीजन में अपने पड़ोसियों के साथ में लड़ाई हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती थी कभी इंडिया में। और जब कोई बाहर से आता था वो यही देखता था कि किसके साथ नहीं बन रही है और उसके साथ अलायंस कर लिया करता था, और अलायंस करता था फिर ईजिली उसको डिफीट किया जा सकता था जो अपोनेंट हुआ करता था। तो दैट्स वाई इंडिया के अंदर यूनिटी की कहीं ना कहीं कमी रही है फ्रॉम द एंशियंट टाइम।
अब दिस इज़ योर बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम चलेगा आपका 1347 ऑनवर्ड। इसमें देखो 3 नाम बी से मिलेंगे आपको, बी का क्यूब, एंड एक मिलेगा ए जी। ए जी बोलते थे ना पहले, अब बोलते हैं ए यू, मतलब हस्बैंड को बोलते हैं ना ए जी, सुनिए तो ए जी से याद रख लेना। एक है अहमदनगर, एक है गोलकोंडा, और बी से आपको 3 नाम मिलेंगे। बस इनकी लोकेशंस थोड़ी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो आपको यहाँ पे 5 डायनेस्टीज़ मिलेंगी। अब इस वाले पोर्शन में आपको मिलेगा अहमदनगर। क्या मिलेगा यहाँ पे? अहमदनगर। इसके बाद ये वाला एरिया जो है ये मिलेगा आपको गोलकोंडा। क्या मिलेगा? गोलकोंडा। ये बन गया ए जी। नीचे वाले एरिया में आपको मिल जाएगा बीजापुर। क्या मिल जाएगा? बीजापुर। और ये जो छोटा सा एरिया है ना बीच में, इसको बोलते हैं बिदर। ये कौन सा रीजन था? ये था बिदर। और ऊपर जो बचा ये था बिरार। तो दोबारा से मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, इसको अभी याद कर लो, क्योंकि इसके लिए क्या ही ट्रिक बताऊँ मैं अब, ठीक है। ये बता सकती हूँ कि 3 नाम बी से शुरू हो रहे हैं और 2 जो है वो ए जी से याद रख लो। एक सर्कल ड्रॉ करो जब आप अपने नोट्स भी बना रहे हो। एक आ गया अहमदनगर, ठीक है। एक क्या आ गया? अहमदनगर। ये छोटा सा एरिया है, इसको बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे गोलकोंडा। क्या आ गया? गोलकोंडा। और ये नीचे वाला एरिया आ गया बीजापुर। ये क्या आ गया? बीजापुर। ऊपर आ गया बिरार वाला एरिया, और ये जो सेंटर में है इसको क्या बोलेंगे? बिदर। तो ये बहामनी किंगडम जो था, यहाँ पे भी 5 रूलर आपको मिलेंगे। याद करो वो जो बैटल हुई थी, यहाँ पे लिखी होगी दोबारा से, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर। पिछले लेक्चर पक्का से देख लेना, मैं अभी दोबारा से आपको बता देती हूँ। एनीवेज जब आएगी तभी बताती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा दोबारा से। चलो, अहमदनगर आ गया, गोलकोंडा आ गया, बीजापुर आ गया, बिदर आ गया और बिरार आ गया। ये 5 जगह बन गई बहामनी किंगडम की, ठीक है। ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ ये बना पूरा का पूरा 1347 के अंदर। अब जो फाउंडर हैं बहामनी किंगडम के वो हैं हसन गंगा, और इन्होंने टाइटल लिया था अलाउद्दीन हसन बहराम शाह। वाह, अलाउद्दीन खिलजी का भी ले लिया और बहरम शाह का भी ले लिया, ठीक है। तो एनीवेज इन्होंने इतना बड़ा टाइटल लिया था अपने लिए हसन गंगू ने, अलाउद्दीन हसन बहरम शाह। इनकी जो कैपिटल थी वो थी गुलबर्ग के अंदर। हसन गंगू की लड़ाई हो जाती है विजयनगर एम्पायर के साथ, यानी कि वही दिक्कत वही है रायचूर दोआब वाली, ठीक है। मोहम्मद गवान थे इसके हसन गंगू में, गंगू के बाद, दैट इज़ मोहम्मद गवान। वो सॉरी, मोहम्मद गवान की बात कर रही हूँ। मोहम्मद गवान आए थे ईरान से, ठीक है, इंडिया के अंदर। और इन्होंने क्या किया, जो मोहम्मद गवान थे जो ईरान से आए थे, इन्होंने देखा हसन गंगू की नहीं बन रही, किससे? विजयनगर एम्पायर से। तो वही बात करी, अलाइंस बना लिया मोहम्मद गवान ने, किसके साथ? हसन गंगू के साथ, और लड़ाई कर ली विजयनगर एम्पायर के साथ, ठीक है। और इवन मोहम्मद गवान को उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, मिलिट्री जनरल भी बना लिया। तो काफ़ी बड़ी पोजीशंस अलॉट कर दी गई थी मोहम्मद गवान को। मोहम्मद गवान कौन था? एक ईरानियन था। कहाँ पे आया था? हसन गंगू के कोर्ट में आया था। अब इन्होंने गन पाउडर यूज़ किया अगेंस्ट विजयनगर। तभी तो कृष्ण देवराय को 14th सेंचुरी में जाके उनको रियलाइजेशन होती है, 15th सेंचुरी में उनको जाके रियलाइजेशन होती है कि हमें भी गन पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। इन्होंने मोहम्मद गवान के साथ अलाइंस कर लिया हसन गंगू ने, एंड विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट गन पाउडर यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे आते हैं मोहम्मद शाह वन, ठीक है। ये बहामनी किंगडम में ही पढ़ रहे हैं। इन्होंने बुक्का वन को डिफीट किया था। याद है ना, जब हमने हरिहरा और बुक्का के बारे में पढ़ा था, तो बुक्का वन की लड़ाई हुई थी मोहम्मद शाह के साथ। एक थे फिरोज शाह वन। फिरोज शाह वन ने अटैक किया था देवाराय वन के ऊपर, पर देवाराय वन ने दिमाग लगाया था उस टाइम कि इससे अच्छा तो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस ही बना लेते हैं। फिर ये रिश्तेदार बने थे। एक आए सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन ने कैपिटल को शिफ्ट किया बिदर में। अलाउद्दीन हुमायूं, अब ये अलाउद्दीन हुमायूं का भी याद रखना, काफ़ी क्रूअल किंग था ये। इनके प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद गवान। अलाउद्दीन हुमायूं थे जो, उनके प्राइम मिनिस्टर वॉज मोहम्मद गवान। एंड इन्होंने लेटर्स कलेक्ट किए थे और इंशा बोला करते थे ये लेटर्स को, ठीक है। काली मुल्ला ने क्या किया था? बहामनी किंगडम को 5 हिस्सों में तोड़ दिया। अभी देखो, हमने कोई भी डायनेस्टी नहीं पढ़ी स्पेसिफिक, हमने सीधा बोला कि हसन गंगू फाउंडर हैं। टाइटल उन्होंने अलाउद्दीन हसन बहराम शाह का ले लिया। मोहम्मद गवान जो कि एक ईरानियन थे, उन्होंने इनके साथ अलायंस बना लिया और इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी हसन गंगू ने, और मिलिट्री कमांडर भी बना दिया। गन पाउडर यूज़ किया अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। उसके बाद हमने पढ़ा मोहम्मद शाह वन के बारे में, फिरोज शाह वन के बारे में। एक आएंगे काली मुल्ला। काली मुल्ला ने क्या किया? बहामनी किंगडम को 5 हिस्सों में तोड़वा दिया। और वही दोबारा से याद करो, अहमदनगर, ये था बिदर वाला एरिया बीच में, ये आ गया आपका गोलकोंडा, ऊपर बिरार आ गया, नीचे बीजापुर आ गया। तो ये 5 अब जो किंगडम्स हैं आपको बहामनी किंगडम के अंदर बन जाएंगे। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन 5 डायनेस्टीज ऑफ डेक्कनी सल्तनत। डेक्कनी सल्तनत भी इसको बोला जाता था। जैसे ऊपर वाले हिस्से में दिल्ली सल्तनत चल रही थी और यहाँ पे बन गई थी डेक्कनी सल्तनत।
सबसे पहले बात करते हैं निज़ाम शाही डायनेस्टी। ठीक है, ये थी निज़ाम शाही डायनेस्टी। तो सबसे पहले चलो अहमदनगर। अहमदनगर की जब बात करेंगे तो वहाँ पे जो डायनेस्टी थी दैट वाज निज़ाम शाही डायनेस्टी एट अहमदनगर। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? अहमद बहरारी। कौन थे? अहमद बहारी। उसके बाद इसको एनेक्स कर लिया था शाहजहां ने। यहाँ से पता लग रहा है कि ऊपर कौन बैठ चुका है गद्दी के ऊपर? शाहजहां। ठीक है, अब कंटेम्प्रेरी भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बाय द टाइम ये इंक्रीज़ हो रही हैं चीज़ें। तो अहमदनगर के कंटेम्प्रेरी थे उस टाइम पे शाहजहां, यानी कि मुगल एम्पायर ऊपर पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद आते हैं इमाद शाही। इमाद शाही डायनेस्टी जो थी ये बिरार वाले एरिया में फ्लरिश कर रही थी। तो अहमदनगर आपने पढ़ लिया, ऊपर था ना बिरार वाला एरिया, तो बिरार में कौन फ्लरिश कर रहे हैं? इमाद शाही डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं फ़तह-उल्लाह खान, इमादुल मुल्क। तो इतना बड़ा नाम है इनका, फ़तह-उल्लाह खान इमादुल मुल्क। इन्होंने निज़ाम शाही डायनेस्टी को कॉन्कर किया था। ठीक है, तो अब याद रखो अहमदनगर हमने पढ़ लिया इमाद शाही डायनेस्टी, एंड अहमदनगर डायनेस्टी आ गई आपके बिरार वाले, सॉरी इमाद शाही डायनेस्टी आ गई आपके बिरार वाले एरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही डायनेस्टी अब आपको मिलेगी बीजापुर, जहाँ पे विजयनगर के साथ इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। तो आदिल शाही जो थी डायनेस्टी ये विजयनगर में बीजापुर में एस्टेब्लिश हो जाती है, और इसके जो फाउंडर थे वो थे यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद आदिल शाह, फिर आते हैं इब्राहिम आदिल शाह टू। इससे पहले भी इब्राहिम आदिल शाह आए थे, पर जो इंपॉर्टेंस है वो 1580 से लेके 1627 की आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ इब्राहिम आदिल शाह टू। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीजियस हारमनी मेंटेन करके रखी थी, क्योंकि ये काफ़ी सेक्युलर थे। और इनके कोर्ट में आपको म्यूजिशियंस भी मिलेंगे, जैसे लश्कर ए नवरो। एनेक्स कर लिया था बाद में इनको बाय औरंगज़ेब, ये जो सिंगर हुआ करते थे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऊपर हुआ क्या, एक्चुअली औरंगज़ेब ऊपर नहीं लेके गए थे, ऊपर क्या हुआ इन्होंने बंदी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि औरंगज़ेब जो था वो बहुत ही कट्टर राजा मिलेगा आपको। तो वो नहीं चाहता था कि मेरे कोर्ट में पेंटिंग्स बने, मेरे कोर्ट में म्यूज़िक चले, डांस चले। तो डांस तो चलता था खैर थोड़ा बहुत, पर इस म्यूजिशियन को इन्होंने अनेक्स कर लिया, और बाद में ये जैसे ही छूटते हैं तो ये वापस चले गए थे नीचे वाले एरिया में, साउथ पोर्शन में। और उसके अलावा इब्राहिम आदिल शाह टू की अगर बात करें, इन्होंने टाइटल लिया था जगत गुरु बादशाह का। जगत गुरु बादशाह का टाइटल किसने लिया था? तो इब्राहिम आदिल शाह ने। इन्होंने एक बुक भी लिखी, किताब ए नवरस, किताब ए नवरस, अपने म्यूजिशियन के ऊपर, लश्कर ए नवरोज़ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद चलो बिदर चलते हैं। बिदर में आ गई बरीद शाही डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे वो थे अमीर अली बरीद, और इसको एनेक्स करा था आदिल शाहीज़ ने। ठीक है, आदिल शाहीज़ कहाँ पे देखे? अभी देखे आपने, आदिल शाहीज़ आपको मिले बीजापुर के। बीजापुर ने बाद में किसको एनेक्स कर लिया था? तो बिदर को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लास्ट वाला जो बचा अपना, दैट इज़ गोलकोंडा। गोलकोंडा जो थी यहाँ पे डायनेस्टी थी कुतुब शाहीज़। इन्होंने गोलकोंडा फोर्ट भी बनवाया, और जो फाउंडर थे कुतुब शाही डायनेस्टी के वो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनको अनेक्स कर लिया गया था बाय औरंगज़ेब। इवन जो इब्राहिम आदिल शाह थे इनको भी बाद में अनेक्स कर लिया था औरंगज़ेब ने। ठीक है, चलो इसके बाद दिल्ली सल्तनत हमने पूरा कर लिया, स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी। और स्लेव खिलजी तुगलक सैयद तक हमने बोले थे कि ये टर्क्स हुआ करते थे, एंड लोधी जो थे देवर अफ़गान्स। इतनी स्टोरी तो याद रहनी चाहिए। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में बहमनी किंगडम बना, और विजयनगर एम्पायर भी बना। ठीक है, उसके बाद बाबर की एंट्री हो चुकी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि अब मुगल एम्पायर यहाँ से शुरू होने वाला है। तो बहामनी किंगडम से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, रायचूर दोआब के बारे में थोड़ा सा याद रखना, और ये पता होना चाहिए कि बहामनी किंगडम की किस किस के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको पता होनी ही चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको एक जिस्ट दे देती हूँ, हमने अब क्या पढ़ना है। तो अब हम स्टोरी करेंगे शुरू बाबर की। बाबर की याद करो, 13 साल का तो राजा बना दिया था इनको। दादी का इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और आप देखते हो उज़्बेकिस्तान के समरकंद और फ़रगना, और दूसरा है काबुल वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो फ़रगना, समरकंद और काबुल वाला एरिया था, यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बने रहे। जैसे ही बाबर ने फ़रगना को जीता, उनके हाथ से समरकंद निकल जाता था। जैसे ही काबुल जीता तो फ़रगना निकल गया। तो इस साइकिल में जैसे फंस गए थे वो, जैसे ही एक जगह पे जाते थे उसको जीतते थे, दूसरी जगह हाथ से निकल जाती थी। तो एक साइकिल सी आपको यहाँ पे दिखेगी बाबर के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में क्या चल रहा था, तो लोधी एम्पायर बैठा हुआ था, इब्राहिम लोधी बैठे हुए हैं। यहाँ पे दौलत खान को बिठाया है, आलम खान लोधी को बिठाया है, दोनों कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट लोधी।
फिर यहाँ पे राणा सांगा है मेवाड़ वाले एरिया में, उन्होंने इनविटेशन दे दिया बाबर को कि आ जाओ जी, इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना है, पर मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आप लूट पाट खूब करना जितनी करनी होगी, पर उसके बाद चले जाना। पर बाबर आप देखोगे कि यहाँ पे आके बैठ ही जाएंगे 1526 के अंदर, जैसे ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगी, क्योंकि बाबर रियलाइज्ड कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है यहाँ पे रहने का। ऑल्दो जो मौसम था यहाँ पे वो गर्म लगा उनके आर्मी पर्सोनल्स को, बट स्टिल दे डिसाइडेड कि हम यहीं पे रुकेंगे अब, ठीक है। तो ये राइवलरी जो थी कहीं ना कहीं इनविटेशन से ही शुरू होती है। तो ये उज़्बेकिस्तान का, ये देखो ये समरकंद वाला एरिया है, यहाँ पे फ़रगना आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान आ गया, ये काबुल वाला एरिया। तो ऐसे ऐसे ये घूम ही रहे थे यहाँ पे बाबर। दैट्स वाई ही डिसाइडेड कि चलो जी चलिए दिल्ली चलो, ठीक है। तो अब मुगल्स की शुरुआत होने वाली है। मेक योर प्रॉपर नोट्स एंड अब मिलेंगे मंडे को। उसके अलावा डेली हमारी 2 क्लासेस होती हैं, एक सुबह 10 बजे होती है और एक होती है शाम को 7:30 बजे, जिसमें हमने ज्योग्राफी शुरू करी है। अभी हम वर्ल्ड मैपिंग वहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो वो देख लीजिएगा। और टेलीग्राम पे आपको MCQs भी मिल जाएंगे, उससे थोड़ा रिवाइज हो जाता है, बूस्टअप हो जाती हैं चीज़ें, भूल रहे हो आप कहाँ पे तो वो पता चल जाता है। यू कैन चेक आउट दीज MCQs एज वेल, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।